Hello everyone, today I welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका परसों एग्ज़ाम है यानी 10th ऑफ जून को, और आपका एग्ज़ाम है BCOC 141 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो मैंने 2 दिन पहले आपको क्वेश्चंस दिए थे अभी यूट्यूब चैनल पे 10 क्वेश्चंस। आज मैं वही क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से मतलब उन क्वेश्चन को समझ जाओगे कि अगर एग्जामिनर उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा है, हालांकि मैंने गारंटी देता हूँ आपको उनमें से आपको 6 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको मैं इन क्वेश्चन का बहुत अच्छे से डीप एनालाइज करके मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ये सारे क्वेश्चंस। मैं आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे। हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब है वो सारी स्टेज जिनसे एक प्रोडक्ट मार्केट में आने से लेकर मार्केट से बाहर जाने तक मार्केट के अंदर रहता है। जैसे मतलब एक प्रोडक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है इस प्लेस से, और यहाँ से लेके वो यहाँ तक अपनी जर्नी एंड करता है, यहाँ पे मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो जो भी ये बीच का ये चीज़ है, ये होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप इसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मतलब प्रोडक्ट से उससे मत देखो, मैं आपको इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मतलब समझा देता हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा कि जैसे इंसान होता है, इंसान पहले पैदा होता है, फिर इंसान पैदा होने के बाद बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बूढ़ा होता है, देन उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये उसकी पूरी ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, ह्यूमन लाइफ साइकिल। ऐसे ही आप इस चीज को वहां से ना समझ के ऐसे समझो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया है तो उसकी एक ना एक दिन डेथ तो होनी है। आपने एक टाइम पे iPhone 7 यूज किया होगा अपने टाइम पे, बट आज की डेट में किसी के पास भी वो आईफोन नहीं होगा, बिकॉज उसकी डिक्लाइन स्टेज तभी स्टार्ट हो गई थी जब iPhone 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे। इसी को कहते हैं डिक्लाइन स्टेज। ऐसे ही मार्केट की 4 स्टेज होती हैं। जैसे प्रोडक्ट सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है, फिर प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है, फिर प्रोडक्ट की मैच्योरिटी स्टेज आती है, फिर प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज आती है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है कि मतलब हाँ अब ठीक है, यूज कर लिया, सारी चीजें हो गई, उसका नया वर्जन आ गया, ऊपर उसके ऊपर भी आएगा। जैसे iPhone 7 के बाद 8 आया, फिर 9, फिर 10, फिर X, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब आप सभी के पास 17, मतलब सभी के पास नहीं, मतलब जो अभी तक मार्केट में आईफोन का सबसे बेस्ट फॉर्म मतलब सबसे नया जो मॉडल है वो 17 प्रो मैक्स ही है। तो मैं उस एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया है तो उसकी एक ना एक दिन मतलब पहले वो इंट्रोड्यूस हुआ होगा। यहीं पे आप इस चीज़ को समझ लो कि जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी सेल बहुत कम होती है, क्योंकि मैंने अगर आज अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा कम होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज लॉन्च किया उसकी आज ही सेल 1000 करोड़ या 1 करोड़ पार कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो उसकी सेल बहुत कम रहेगी, तो सेल सेल को बढ़ाने के लिए मेरे को एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करनी होगी। इसीलिए जब प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज होती है तो प्रोडक्ट की सेल बहुत कम होती है, और सेल कम होती है तो उसे सेल को बढ़ाने के लिए हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी होती है। इसी को कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। आई होप कि आपको स्टेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी ग्रोथ स्टेज की तरफ। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि अब प्रोडक्ट का क्या है कि लोग जानने लगे हैं, हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट करा दी बहुत अच्छे से। एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद लोगों के अंदर उसकी एक इमेज बन गई, हाँ भाई वो प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है और मैं लूंगा। अब वो प्रोडक्ट लेने के बाद सेल बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर जब मेरे को पता लगा कि हाँ भाई एक प्रोडक्ट आया है मार्केट में, मेरे पास पैसे हैं, मेरी नीड भी है, मैं उसे लूंगा, तो उनकी क्या होगी, सेल बढ़ेगी। अब सेल बढ़ेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट कम रहता है, बट ग्रोथ स्टेज में वो बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि हमने इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है एडवर्टाइजिंग में। दैट्स व्हाई ग्रोथ स्टेज में अब हम अच्छे से कमाने लगे हैं प्रॉफिट। तो अब अगली स्टेज आ जाती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। अब क्या हुआ, मैंने प्रोडक्ट देख लिया, खरीद भी लिया, यूज भी कर लिया। अब हाँ ठीक है कि अब मेरे को सेल स्टेज पे सेल जो होती है एक टॉप पर पहुंच जाती है कि हाँ भाई पीक पे सेल मेरी चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन कराया, बंदे ने मेरा प्रोडक्ट खरीद भी लिया। तो अब वो ऐसा नहीं है कि मैंने एक आईफोन खरीदा, अब मैं एक और आईफोन खरीदूंगा सेम मॉडल का। क्यों खरीदूंगा? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इसी वजह से डेफिसिट होता है और बढ़ती सेल रुक जाती है। क्या होता है? सेल रुक जाती है, इसे कहते हैं प्लेट्यू। अगर आप इन वर्ड याद रखो तो अच्छी बात है, आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो, प्लेट्यू। ठीक है, अब प्लेट्यू होने के बाद क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज।
स्टार्ट हो जाती है कि अब हाँ भाई प्रोडक्ट बंदों ने यूज़ भी कर लिया, प्रोडक्ट अच्छा भी लगा। अब क्या होगा, डिक्लाइनिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। और जब डिक्लाइनिंग स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा है उसका वो सब तेजी से निकालना है। क्या करना है, जितना भी आपका स्टॉक है, जितना भी, जैसे मेरे पास 100 डब्बे पड़े हैं तो मैं सबको निकालूंगा। क्या करूंगा, या तो मैं कुछ ऑफर वगैरह दूंगा, प्राइस में डायरेक्ट ऑफ दे दूंगा या कूपन कोड, ऐसे करके मैं उस प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आखिरी स्टेज होती है। यहाँ पे सेल और प्रॉफिट दोनों बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। अब गिरने लगते हैं तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को कुछ फायदा हो नहीं जाता मैं तो प्रोडक्ट निकाल दूंगा ना, तो मैं निकाल दूंगा। इसका रीजन नई टेक्नोलॉजी का आना होता है और लोगों का टेस्ट बदल जाता है। अब मैं सालों साल से एक ही फोन यूज करके जा रहा हूँ तो वो नहीं, सही नहीं है ना मेरे लिए, तो मैं इसलिए उस प्रोडक्ट को निकाल दूंगा। इसे कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। अब मैं आपको जल्दी से इनके हर स्टेज पे मतलब वो बता देता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, ग्रोथ में क्या करते हैं। मैंने आपको पूरा बता दिया कि हाँ भाई ये चीज़ आपकी इंट्रोडक्शन में होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन होती है। अब आपको आईफ़ोन के उससे प्रॉपर समझ आ गया होगा कि हाँ, इन सब स्टेज में क्या होता है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको सिंपल ये चारों स्टेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देनी है। और ये भी ऊपर पढ़ लेना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है वो सारी स्टेज जिनमें एक प्रोडक्ट मार्केट में आने से लेकर मार्केट से बाहर जाने तक की जो पूरी उसकी लाइफ साइकिल रहती है, उसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंसान पैदा होने से लेकर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसी को हम ह्यूमन लाइफ साइकिल कहते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इनमें क्या यूज़ करा जाता है। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने डाल ही दिया था कि हाँ भाई तुम लोगों को पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में और मैच्योरिटी डिक्लाइन में क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसके पढ़ के भी लगेगा कि हाँ बंदे ने बता दिया। मैंने बताया हैवी एडवर्टाइजमेंट करो ताकि प्रोडक्ट के बारे में लोग जान सकें। सब क्या बढ़ाओ, अवेयरनेस। अवेयरनेस बढ़ती है जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी और बेहतर करो, नई फीचर डालो, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों तक प्रोडक्ट को पहुँचाओ, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या करो, मैच्योरिटी जब आप इंसान में भी आ जाती है तो वो भी पैसे थोड़े कम खर्च करता है, डिस्काउंट वगैरह, मतलब इसे आप ऐसे नहीं समझो तो ही अच्छा है। मैच्योरिटी में क्या करो, प्रोडक्ट को थोड़ा-सा अच्छा करो। मतलब प्रोडक्ट का जो मतलब प्राइस है उसे थोड़ा-सा मतलब कम कर दो। अब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट, पूरी मार्केट एक्वायर करके बैठा है, तो अपने कस्टमर को थोड़ा-सा वो भी तो दो ताकि कस्टमर भी आपसे जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि आप हाई प्राइस रखते हो तो उसे कम कर दो थोड़ा-सा, ठीक है? अब डिक्लाइनिंग में क्या करो, जैसे मैंने बताया, खर्चा बिल्कुल कम कर दो और बचे हुए स्टॉक को निकालने की कोशिश करो। यही मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल आप ये मैंने एग्ज़ाम्पल ऐसे डाल दिया था कि मतलब हाँ, ठीक है, बंदों को थोड़े साइड हो जाए। मैं बताता हूँ, देखो एग्ज़ाम्पल है इसका एप्पल आईपॉड। जब आईपॉड 2001 में आए थे तो कोई नहीं जानता था। मैं कोई चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ तब तक तो बंदे नहीं जानेंगे जब तक मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करूँगा। जब मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा, मैं उसकी प्रमोशन करूँगा, मैं एक्टर से बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ से उनसे बोलूँगा कि आप मेरी एक एड शूट कर दो, ये करो, उन्हें पैसे दूँगा, तभी तो आप लोग उस प्रोडक्ट को अच्छे से जान पाओगे। और जब जान पाओगे तो मेरी सेल क्या होगी, बढ़ेगी। ग्रोथ होगी 2010 में, 2000 में लॉन्च हुआ, 2000 तक जो ग्रोथ हुई है, उसके बाद क्या होगा, सेल स्टेबल हो जाएगी। अब बंदे खरीदे ना तो एक टाइम पे आके सब खरीद लेंगे ना, ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर खरीदते रहोगे। तो उसे बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद आईपॉड मतलब आईफ़ोन आ गई, आईफ़ोन के बाद आईपॉड की इतनी वो रही नहीं, घट गई। इसे कहते हैं डेफिसिट डिक्लाइन स्टेज। दैट्स इट, ये होता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा ईज़ी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब मैं आपको जल्दी-जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है? अब प्रोडक्ट इस क्या, ठीक है? प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या होता है कि प्रमोशन मिक्स, एक सेकंड यार, हाइलाइटर सिलेक्ट नहीं होता बहुत बार। ओके। प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब है कि उन सभी टूल और टेक्निक का कॉम्बिनेशन मिक्सचर जिसका यूज़ एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने और लोगों तक पहुँचाने के लिए करती है। अब मैं अगर कोई चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं उस जो भी चीज़ है उसमें यूज़ करूँगा। जैसे मैं एडवर्टाइज़मेंट यूज़ करूँगा, मैं उसमें सेल्स यूज़ करूँगा, मैं उसमें पर्सनल सेलिंग यूज़ करूँगा, मैं उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करूँगा, मतलब कि ईमेल वगैरह करवाना यूज़ करूँगा, मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग करूँगा। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही हमारा प्रमोशन मिक्स होता है।
दैट्स इट। कितना ईज़ी कॉन्सेप्ट था, बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट था यार, ठीक है। अब मैं इसके जल्दी-जल्दी से आपको फीचर्स भी और ये बता देता हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स क्या-क्या हैं इसके? सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग करा सकते हो प्रोडक्ट की, पीआर बैठा सकते हो जो आज के टाइम पे बिकी हुई है, मार्केटिंग कर सकते हो। देखो, अब क्या होता है एडवर्टाइज़मेंट के अंदर क्या आता है, एडवर्टाइज़मेंट का मतलब होता है कि पैसे देकर न्यूज़पेपर, रेडियो या सोशल मीडिया पर दिखाना, नॉन पर्सनल मीडियम होता है ये। अब इसके बाद हमारा आता है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कस्टमर को लालच दे दिया मैंने, ऑफर दे दिए बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिया, कूपन वगैरह दे दिए। पर्सनल सेलिंग के अंदर आता है कि सेल्समैन को मैं खुद भेज रहा हूँ कि सेल्समैन, हाँ भाई सेल्समैन, अरे क्या, हाँ भाई सेल्समैन एक काम कर, ये घर है, तू डायरेक्ट मेरा ये प्रोडक्ट ले एलोवेरा का जेल और यहाँ पे जाओ और इन्हें बता कि ये ऐसे-ऐसे और फ्री यूज़ दे। 1-2 बार में फ्री यूज़ करेंगे, इन्हें पता लग जाएगा हाँ प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, उसके बाद ये अपना बाइंग डिसीजन बनाएँगे। इसी चीज़ को हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। और पर्सनल सेलिंग के बाद जो चीज़ आती है वो है पब्लिक रिएक्शन, मतलब पीआर कराना। मार्केट में और मीडिया में कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए प्रेस रिलीज़ करना या इवेंट स्पॉन्सर करना, जैसे मैं ईसीएल होता है वो, जो भी होता है। एक तो आईपीएल होता है, आईपीएल तो बड़े लेवल की चीज़ है। ईसीएल हुआ था ना अभी ये इंटरनेशनल क्रिकेट लीग। तो मैं इसमें क्या करूँ, मैं इसमें बोल दूँ कि हाँ भाई जो भी लाइटिंग का खर्चा होगा, जितनी भी लाइट वगैरह है, वो सारी मेरी कंपनी फंड करेगी। इसे कहते हैं हम पीआर। अब इससे क्या हुआ कि मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया, बट जो यहाँ पे बंदे उसे देखने आ रहे हैं ईसीएल को, उन्हें मेरे बैनर, होल्डिंग वगैरह दिख गए कि हाँ भाई इस कंपनी की ये ड्रिंक है और ये यहाँ पे लाइट स्पॉन्सर कर रही है। आपको जैसे पता नहीं होगा, ईसीएल में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी वो सब फुकरा इंसान ने ही, जो उसकी नई क्या नाम है उसकी ड्रिंक आई है, फुकरा इंसान की ही ड्रिंक थी। उसका नाम तो है कुछ, हम्म, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि फुकरा इंसान की ड्रिंक का क्या नाम है, ठीक है। बस इसी को कहते हैं पीआर। बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट था, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया एंड ये क्वेश्चन आपका ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ। इसमें कुछ नहीं होता, बिना किसी बीच वाले के सीधा मैंने दुकान खोली है, मैंने कश कुछ बनाया है, मतलब ये तो उसका एग्ज़ाम्पल हो गया ना। सीधा डिजिटल इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में सीधा कस्टमर को ईमेल करो, उसे फ़ोन करो, एसएमएस करो और अप्रोच करो। जैसे आपको दिन भर में 10 कॉल आते होंगे कि सर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ले लो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कॉल वगैरह आते होंगे आपको, सर यहाँ पे प्लॉट है, यहाँ पे ये है, वो है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, वो सब अपने पैसे कमाने के लिए ये आपको कॉल करते हैं, ठीक है? यही होता है आपके एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब हम चलते हैं अपना फैक्टर जो करते हैं इसे, मतलब प्रमोशन मिक्स में हम कौन-सा, मतलब कौन-सा चुनें, क्या मतलब जैसे हम एडवर्टाइज़मेंट चुने, सेल्स प्रमोशन चुने, पर्सनल सेलिंग चुने, पीआर चुने, डायरेक्ट मार्केटिंग चुने, इन्हें सबको चूज़ करने के लिए हमें कुछ वो बनाने पड़ते हैं फैक्टर, जो हम देखते हैं कि हाँ भाई मैं कौन-सा उनमें यूज़ करूँ जो मेरे प्रोडक्ट के लिए अच्छा है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका प्रोडक्ट का टाइप क्या है, मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है, अगर नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट है जैसे सोप है, बिस्किट है, तो एडवर्टाइज़िंग और सेल प्रमोशन काम आएगा। उससे लोगों को अवेयर होंगे कि हाँ भाई ये सोप है, ये बहुत अच्छी है। जैसे अभी संतूर के और संतूर वगैरह, संतूर नहीं, एक घर सोप करके चल रही है, उसके बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह देखने को मिल रहे होंगे आपको। तो ऐसे ही आप उसका एडवर्टाइज़मेंट करो, सेल प्रमोशन कराओ। बट अगर हैवी इंडस्ट्रियल मशीन है, तो आप पर्सनल सेलिंग करो कि आप अपने बंदे को भेज रहे हो कि हाँ भाई तू मेरा बंदा है, तू इस वाले घर में जा, इनको बता कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट की आया है और इसमें मतलब जो भी फीचर वगैरह हैं, मतलब पर्सनल सेलिंग इसलिए कि बंदे को आप मतलब बता सको कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? अगला आप बजट देख लो भई अपना, क्योंकि आप अगर बजट के बिना चीज़ें करोगे तो पैसे कौन देगा? क्योंकि टीवी पर जो ऐड चलती हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं। उसी के कंपेयर में जो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया की ऐड हैं, वो बहुत ही चीप रेट में हो जाती हैं। अगर आपको आज टीवी पे कोई ऐड चलानी है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बट वहीं आप टेलीग्राम पे, फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप मैसेजिंग के द्वारा, मास ईमेल के द्वारा बहुत ही चीप रेट में अपना प्रोडक्ट मतलब एडवर्टाइज़ करा सकते हो बहुत अच्छे। और आपको न ये भी देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट की स्टेज कौन-सी है, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, स्टेबल है, फिर डिक्लाइन है। क्योंकि नए प्रोडक्ट के लिए हैवी एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़रूरी है, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी है। अब पुराने के लिए थोड़ा डिस्काउंट दे दो यार, बंदे को पुराना प्रोडक्ट हो गया, बाय 1 गेट 2 फ्री निकाल दो, दुनिया भर की सेल चलती हैं, आपने देखी भी होंगी। तो भाई यही सब होता है, ठीक है? आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 की तरफ, मार्केट सेगमेंट, ठीक है? ओके, मार्केट सेगमेंट
मार्केट टारगेटिंग, इसमें डिफरेंस करना है, ये कुछ नहीं है, बस आप मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसे मत पढ़ो, आप कुछ मेरी बात सुनो। मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़े मार्केट को अलग-अलग सेगमेंट में तोड़ देना। मैंने तोड़ दिया, ये एक मतलब सबसे पहला बेसिक स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप यही है। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसमें से बेस्ट ग्रुप चुनना, ये वाला ग्रुप है जो मैंने बेस्ट चुन लिया है। अब मैं इसी को पकड़ के इसी में अपनी मार्केटिंग, प्रमोशन, सब कुछ इसी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे चूज़ कर लिया है, मैंने इसे टारगेट कर दिया, इस वाली चीज़ को। इसका फ़ोकस है कि ये 2 सिलेक्टेड ग्रुप पर काम शुरू करना है कि अब ये वाले ग्रुप पे मेरे को काम शुरू करना है, इसके बाद मैंने ये वाला उठा लिया, मैंने ये सेगमेंट कर दिया मार्केट, ये मैंने ऐज के हिसाब से उठा लिए, ये मैंने पैसे के कौन कितना कमा रहा है, मतलब अगर गरीब, मतलब आप गरीब तो नहीं कहेंगे, बट जो कमा रहा है उसकी एक सोच अलग होगी, वो अरमानी एक्सचेंज की शर्ट नहीं पहनेगा, बट अमीर है वो बर्बरी की, अरमानी की, हैकेट की, इन्हीं सब शर्ट वगैरह को प्रेफ़र करेगा। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिस ऑफ सेगमेंट, मार्केट को कैसे बताएं, बांटें, मतलब मार्केट को जैसे मैंने आपको बताया ऊपर की, मैंने ये मार्केट है, मैंने बांट दिया, पर मैंने किस बेस पे बांटा है वो हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि मैंने बांट दिया ज्योग्राफी के उस पे कि हाँ भाई ये नोएडा के बंदे हैं, ये दिल्ली के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, ये साउथ के हैं, ये तेलंगाना के हैं, ये तमिलनाडु के हैं, ये चेन्नई के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं, ये आपके झारखंड के हैं, ये आपके नालंदा के हैं, ये आपके पंजाब के हैं, ये जम्मू कश्मीर के हैं। मैंने ऐसे-ऐसे उनको बाँट दिया क्योंकि अब मेरे को क्या प पता लगेगा कि जो भी जम्मू कश्मीर साइड के बंदे होंगे, वो ठंड की चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा ही ठंड रहती है। तो मैं ब्लैंकेट वगैरह अगर मैं बिज़नेस करता हूँ, तो मैं इस वाले उस रीजन को टारगेट करूँगा, ना कि मैं करूँगा राजस्थान साइड को, क्योंकि मैंने ठंड की ब्लैंकेट बनाई है, तो राजस्थान में तो मेरे को पता है कि गर्मी है, मतलब ज़्यादा टाइम मोस्टली गर्मी रहती है, तो क्या फ़ायदा वहाँ पे। मैं इसलिए ये वाली चीज़ को टारगेट करूँगा। मेरे को ये कैसे पता लगा? जब मैंने ज्योग्राफी के उस पे वो चीज़ें डिवाइड करी। लोकेशन के हिसाब से, जैसे कंट्री, सिटी, रूरल, अर्बन, मैंने सिटी के हिसाब से, मतलब स्टेट के हिसाब से मैंने बाँट दिया। आप इसे रूरल के, अर्बन के हिसाब से बाँट सकते हो कि भई आपने अमीर अलग से, अमीर को अलग वो कर दिया, रूरल अलग, अर्बन अलग। अब अर्बन के बंदों की जो भी चीज़ें मतलब एक तरह से डिमांड होंगी, वो रूरल से बहुत अलग होंगी। अर्बन का बंदा पैकेट का दूध पिएगा, कपड़े ब्रांडेड चाहिए उसको, मतलब एसी वगैरह में रहेगा, बट यहाँ पे पंखे से, कूलर से, छाई से, इन सब चीज़ों से काम हो जाएगा। तो इस ये फ़ायदा होता है आपका सेगमेंट करने का, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफिक होता है कि पर्सनल डिटेल के हिसाब से। अब मैंने फिर से ये बना लिया, अब तो छोटा बड़ा हो गया पर कोई नहीं। अब मैंने इसमें क्या करा कि मैंने 18 साल के बंदों को इस ग्रुप में डाल दिया भाई कि 18 साल के इसमें हो, 10 से 12 के डाल दिए इसमें, 18 से 28 डाल दिए इसमें। अब मैंने लॉन्च किया कि मेरे को टॉयज़ वगैरह चाहिए, मैंने टॉयज़ वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया। अब मैंने ऑलरेडी जब ये बाँट रखा है 3 उसमें, तो मैं जाके टॉयज़ वाले उसमें इस मार्केट को टारगेट क्यों करूँगा, जब मैंने ऑलरेडी 10 से 12, मतलब सॉरी 5 साल से 12 साल के बंदों को टारगेट कर रखा है। क्योंकि जो मेरे टॉयज़ को सेल, मतलब जो मेरे टॉयज़ परचेज़ करेगा, वो इसी ग्रुप के बंदे तो परचेज़ करेंगे। अब जब मेरे को पता है कि जो 18 प्लस हैं वो टॉयज़ से नहीं खेलेंगे, मैं उनके लिए मैकबुक बनाऊँ, उनके लिए पीसी वगैरह बनाऊँ, लैपटॉप बनाऊँ तो कोई बात है, बट अगर मैंने टॉयज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मैं टारगेट इस ग्रुप को करूँगा ना, 5 साल से 12 साल तक के बंदों को, बच्चों को, जब मैंने ऑलरेडी उसे सेगमेंट कर रखा है। यही फ़ायदा होता है मतलब सेगमेंट करने का कि हाँ भाई, मैं डायरेक्ट उसी ग्रुप को टारगेट करूँगा जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि मेरे को पैसा भी तो कमाना है। ओके, तो अब अगला चलते हैं साइकोग्राफिक के उस पे भी हम मतलब बाँटते हैं। लाइफ़स्टाइल के उस पे, अब मैंने क्या किया, मैंने अ, इंस्टाग्राम पे ऐड वगैरह चलवाई कि भई मैं ना क्या करा है, एक मैंने i11 करके एक स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया है आईफ़ोन जैसा, ठीक है? उसमें आईफ़ोन जैसे सारे फ़ीचर हैं। अब मैंने देखा कि उसे लाइक करा है, इस ए मतलब मेरे को पता चल जाता है कि कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से मैंने पर्सनैलिटी के, एटीट्यूड के बेस पे मतलब बंदों को डिवाइड कर लिया कि हाँ भाई, इनकी पर्सनैलिटी ऐसे, इसने हेयर जेल लगाया हुआ है, इस बंदे के बाल ऐसे हैं, इसने कुछ नहीं लगाया हुआ, इस बंदे के बाल में हेयर जेल है, परफ्यूम वगैरह, ये सब चीज़ें पता लगती हैं आपको इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे फ्री में रील देख रहे हो ना, तो ये मत सोचो आप कि मैं फ्री में रील देख रहा हूँ। आप उसके एक्सचेंज में आपने अपना पूरा का पूरा डेटा इंस्टाग्राम को दिया हुआ है और आपने उनको परमिशन दी हुई है
कि वो आपके डेटे को यूज़ कर सकते हैं। आपके डेटा वो किसी भी कंपनी के साथ, मल्टीनेशनल, किसी भी एड एजेंसी के साथ, किसी के साथ भी उसे शेयर करने की परमिशन आपने खुद इंस्टाग्राम को दी हुई है। क्योंकि जब आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया होगा तो आपने आपसे एक छोटा-सा टिक कराया होगा प्राइवेसी एंड एग्रीमेंट करके। तो वो पूरा 32 पेजेज़ का एग्रीमेंट रहता है जिसमें एक-एक चीज़ लिखी है कि हाँ भाई, मैं अपनी लोकेशन, अपना नाम, अपनी ईमेल, अपने सारे जितने भी मैंने इंस्टाग्राम पे अब तक चीज़ें लाइक की हैं, वो सब कौन देख सकता है? इंस्टाग्राम देख सकता है। और मैं खुद एक एड एजेंसी हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम से वो डाटा खरीदता हूँ। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये तो यहाँ पे आपका मैटर नहीं करेगा, बट मैंने आपको समझा दिया कि आप ऐसा मत सोचो कि आप इंस्टाग्राम पे फ्री में रील देख रहे हो। आपने सबसे कीमती चीज़ अपना डेटा इंस्टाग्राम को दिया हुआ है यूज़ करने के लिए। आप अगर उस प्राइवेसी एग्रीमेंट पे डिक्लाइन करोगे तो आप इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं कर पाओगे। इसी तरह कोई भी फ्री ऐप जब आपको कोई चीज़ देती है, रील वगैरह अपना प्लेटफ़ॉर्म देती है आपको देखने के लिए, तो आपसे आपके बदले में आपका सबसे मेन चीज़ पैसे ना लेके आपका डेटा लेती है, जो वो एड एजेंसी के साथ शेयर करती हैं। वरना आप खुद बताओ, आपने आज तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया, फिर भी आपको टेक्स्ट मैसेज आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं कि यहाँ पे ऐसी सेल चल रही है, बाय वन गेट वन फ्री, ये पिलग्राम के, ये संतूर साबुन, घर सोप साबुन, दुनिया भर के एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, इनको कैसे बन जाता है, मिल जाता है आपका डेटा? वहीं पे जहाँ पे आपने उस प्राइवेसी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया हुआ है। आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी, ठीक है? अब हम चलते हैं बिहेवियर के उस पे। ये ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, मतलब इसमें आप यूज़ कर सोच सकते हो कि आप इसे प्रोडक्ट यूज़ करने के तरीके से, जैसे ओकेज़न पे खरीदना, ब्रांड लॉयल्टी, बेनिफिट शॉर्ट, मतलब अब जैसे शादी का सीज़न आएगा तो मैं मतलब उसमें शादी के लहंगे ज़्यादा बनाने लगूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ओकेज़न पे लोग बाग ज़्यादा खरीदी करते हैं। तो वही होता है कि बिहेवियर के बेस पे आप मार्केट को सेगमेंट कर दो। अब मार्केट सेगमेंट करने की स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट सेगमेंट करने की स्ट्रैटेजीज़ नहीं होंगी। तो उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में। मार्केट स्ट्रैटेजी होता है मास मार्केटिंग। पूरे मार्केट के लिए एक ही प्रोडक्ट बना दो, ना कोई फ़र्क ना कुछ। जैसे आपने बना दिया नमक, भाई नमक मैंने बना दिया, लो, नमक का नाम रख दिया डीएस, ध्रुव सॉल्ट, ठीक है? अब मैंने ये नमक ये देख के तो नहीं बनाया कि हाँ भाई, मैं इसे 5 साल से लेके 18 साल के बंदों के लिए सेगमेंट करके यहाँ पे दूँगा। 18 साल से 100 साल के बंदों को भी तो नमक चाहिए अपने खाने में, नमक के बिना क्या करेंगे वो? तो ये ऐसे ही होता है कि मास मार्केटिंग, अनडिफरेंशिएटेड, कुछ डिफरेंट नहीं करा आपने, कुछ नहीं बाँटा, आपने एक चीज़ बना दी जो 0 से लेके 100 ईयर तक के बच्चे के लिए ठीक है। अब आप बोलोगे कि 1 साल का बच्चा तो नमक खाएगा ही नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट। अब सेगमेंट करना कि आपने टॉयज़ की फैक्ट्री डाली है, तो आप छोटे बच्चों को टारगेट करोगे। आपने पीसी वगैरह की डाली है, तो आप बड़े बच्चों को टारगेट करोगे, क्योंकि छोटा बच्चा जो 3-4 साल का है, वो पीसी से तो खेलेगा नहीं, उसे तो टॉय चाहिए छन, छन, छन करने वाला। तो उसी को कहते हैं हम सेगमेंटिंग मार्केट डिफरेंशिएटेड, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अलग-अलग ग्रुप के, मतलब अलग-अलग ग्रुप के प्रोडक्ट को, जैसे मारुति की अल्टो सस्ती है और सियाज प्रीमियम है, रोल्स-रॉयस अब तक की सबसे प्रीमियम कार है, तो उसे कोई भी छोटा इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे बड़े अंबानी वगैरह अफोर्ड कर लें, वो बात अलग है। एक होता है निच मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड। इसका मतलब होता है कि किसी एक छोटे से प्रोडक्ट, देखो मैंने अभी रोल्स-रॉयस का एग्जांपल दिया आपको और रोल्स-रॉयस यहीं पे आ गया। इसका मतलब होता है कि छोटे से स्पेशल ग्रुप को टारगेट करो, जिसके पास मोटा तो पैसा है, और उसके लिए बना दो कार बहुत सुपर रिच, जिसे वो मतलब अपने लिए बेशक ना खरीदे, बट एक मार्केट सिंबल के तौर पे खरीदे कि हाँ भाई, मेरे पास अगर ये कार है तो मैं बहुत अमीर हूँ, वरना मैं गरीब हूँ। ये मेंटेलिटी भी बहुत हद तक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मार्केट एनवायरनमेंट की तरफ। हम 3 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो जाए, बट आप यकीन करो कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब हेल्प करने वाली है आपके परसों के एग्ज़ाम में। अब हम आ गए मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट का मतलब है कि उन सारी अंदर और बाहर की फोर्स, जैसे प्लस और माइनस, पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर, वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसी को हम मार्केट एनवायरनमेंट कहते हैं। जो एक बिजनेस के डिसीजन और उसकी सक्सेस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी को हम मार्केट एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये दो तरह की होती हैं, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। मैक्रो एनवायरनमेंट होता है इंटरनल और इमिडिटीज, मतलब जो आपके बिजनेस के अंदर के लोग हैं, मतलब जितने भी आपके अंदर के लोग हैं। अब बहुत सारे सप्लायर हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा है, आपके झाड़ू मारने भी जो आ रहा है, अगर वो नहीं आएगा तो आप सोचो कि झाड़ू नहीं लगी, और ये भी आपको एक फैक्टर भी आपको परेशान कर सकता है। इसी में आते हैं सारे माइक्रो। मैक्रो में बड़े आते हैं। माइक्रो में कौन-कौन आता है? कंपनी खुद भी माइक्रो में आती है, क्योंकि उसी की मैनेजमेंट है, उसी का फाइनेंस है, उसी का आर-एन-डी डिपार्टमेंट है। अब सप्लायर भी इसी के अंदर आते हैं, जो प्रोडक्ट बनाने का रॉ मटेरियल देते हैं। अगर वो रॉ मटेरियल नहीं देंगे तो भी आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट इफेक्ट होगी।
कस्टमर तो बिल्कुल इसमें आते हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, कॉम्पिटिटर भी हमारे इसी में आते हैं जो हमारे जैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो भी इसी में आते हैं। अंडरस्टूड? अब हम चलते हैं मैक्रो की तरफ। मैक्रो में छोटे-मोटे लोग नहीं आते, इसमें बड़े लोग आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मैक्रो में आते हैं एक्सटर्नल और ब्रॉड मतलब बड़े, ब्रॉड मतलब होता है बड़ा, इसमें आते हैं बड़े लोग, जैसे डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन का साइज़, एज ग्रुप, एज, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक लेवल, इनकम लेवल, इंटरेस्ट रेट, टेक्नोलॉजिकल, नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जैसे स्मार्टफ़ोन के आने से कीपैड फ़ोन का बंद हो जाना। आप खुद देखो जब कीपैड फ़ोन चलता था दो 2000 1980s में, तो कीपैड फ़ोन ने सोचा भी नहीं होगा कि एक टाइम के बाद उसकी मार्केट में कुछ ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। जब ये आया होगा बहुत इसने सेल करी होगी, बट इसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, इन स्मार्टफ़ोन ने इसकी ऐसी जगह ली। आज कोई भी बंदा मेरे हिसाब से जो एक छोटी-सी जॉब भी करता है, उसे अपना फ़ोन अपग्रेड करना पड़ेगा स्मार्टफ़ोन से, क्योंकि वो कीपैड में वो चीज़ें नहीं कर सकता, जो वो स्मार्टफ़ोन के अंदर कर सकता है। लाइक व्हाट्सएप चलाना, यूपीआई हैंडल करना, यूपीआई तो कीपैड के फ़ोन में भी हो जाती हैं जियो वाले में, बट स्मार्टफ़ोन में आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जीमेल, मेल वगैरह पढ़ना, लिखना, भेजना, रिपोर्ट सबमिट करनी है अपने डीन को व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप में ऐड होना, ये सब चीज़ें आप बिना स्मार्टफ़ोन के नहीं कर पाओगे, इसीलिए कीपैड फ़ोन की मार्केट खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुकी है, आजकल जैसे बूढ़े जो लोग हैं थोड़े एज्ड, जैसे 60-70 प्लस, जो जिन्हें ज़रूरत ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं था, वो उसी लूप में जीना चाहते हैं, उनके पास आज भी कीपैड के फ़ोन अवेलेबल होंगे। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल और लीगल के उसमें, क्योंकि ये भी आपके मार्केट को इनफैक्ट आपकी मार्केट एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल मतलब आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट या कुछ ऐसी सर्विस दे रहे हो जो एक पॉलिटिकल लीडर का बेटा भी दिख रहा है, और मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, गवर्नमेंट के रूल्स, लॉज, टैक्सेस, ये तो एक बड़ा फैक्टर हो गया। मैंने आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाया कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और गवर्नमेंट के रूल्स के वो अगेंस्ट है, बट आपकी नज़र में वो ठीक है, तो भी आप उससे अफेक्ट होगे, क्योंकि आपको चलना गवर्नमेंट के मुताबिक ही चलेगा। लॉज और टैक्स आपको देने पड़ेंगे, सब चीज़ आपको पता है। सोशल कल्चर, लोगों का कल्चर, फेस्टिवल, कस्टम और बदलते टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मार्केट इफेक्ट होती है, ये भी मैक्रो के अंदर ही आता है। आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, ये बहुत थोड़े से सवाल, क्योंकि आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो आपको पता ही चलेगा होगा कि ज़रूरी क्यों है। अपॉर्च्युनिटी पहचानना, न्यू ट्रेंड को देखकर पहले फ़ायदा उठाना। अगर आपने देख लिया कि हाँ भाई एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि बंदे जो हैं अपने आईफ़ोन के पीछे एक स्पेशल कवर लगा रहे हैं, जिसमें एक अलग तरह की मतलब मेरे को मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। न्यू ट्रेंड का मतलब होता है कि हाँ भई आपने ट्रेंड देख लिया, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, आईफ़ोन के पीछे वो एक ऐसा कवर लगा रहे हैं जिसमें एक स्टोन वगैरह लगे हैं। एक स्टोन मतलब एक तरह का स्टोन होता है पीसीआर, पीईएसीईआरटी, पीसीआर करके स्टोन आता है जो वेल्थ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपने देख लिया हाँ भाई, मैंने मतलब बंदों आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि मैं अपने फ़ोन के, आईफ़ोन नहीं, किसी भी स्मार्टफ़ोन के पीछे वो कवर लगाऊँगा। तो आपने पहले क्या करा, मार्केट को एनालाइज़ करा कि हाँ भाई ट्रेंड ये चल रहा है, और मैंने पहले ही क्या करा, वो वाले कवर मतलब थोक में मतलब मँगा लिया कि हाँ भाई ये ट्रेंड चला है तो वो लोग खरीदेंगे। कोका कोला का पीने का ट्रेंड चला तो मैंने कोका कोला का स्टॉक फुल करा दिया कि हाँ भाई कितनी खरीदनी है खरीदो। इस तरह से मतलब पता चल जाता है कि अपॉर्च्युनिटी पहचानने का मौका मिलता है, अगर हम मार्केट को मतलब एनालाइज़ करते हैं। थ्रेट से बचना, अगर आने वाला नुकसान या कॉम्पिटिशन से खुद को बचा लेना, ये भी इसमें आता है। प्लानिंग में हेल्प करता है कि पीओसीडीज़ जो आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और पीओसीडीसी, प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग, ये सब चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी, तो इसमें भी ये हेल्प करता है, बहुत हद तक हेल्प करता है। बस यही होता है आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब हम चलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कौन सा चैनल यूज करा है, कौन सा चैनल आपने क्यों यूज करा है। अगर आप मतलब जीरो लेवल यूज कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका मिल्क है, आपने जो प्रोडक्ट है वो मिल्क है, वो पेरिशेबल नेचर है, वो जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए आपको जैसे ही बनेगा वैसे ही आपको सेलर तक पहुंचाना पड़ेगा। मतलब उसके लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग रिटेलर के सहारा लेते हैं, तो उसी को मतलब ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वो रास्ता, वो पाथ, वो गेटवे जिसके जरिए प्रोडक्ट फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर से निकल कर आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचता है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज बनाई और वो कंज्यूमर यूज करेगा, इसके बीच के जितने भी फैक्टर होते हैं उन्हीं को हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये जीरो लेवल हो सकता है, वन लेवल हो सकता है, टू लेवल हो सकता है, थ्री लेवल हो सकता है। बस जीरो लेवल में क्या होगा, चलो ये तो नीचे से हम समझ लेंगे यहाँ पे। ओके,
ओके, अब आप समझो इसे। डायरेक्ट चैनल और ज़ीरो लेवल में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और ये कंज़्यूमर है। मैंने कोई चीज़ बनाई और कंज़्यूमर को मुझे मैंने वो दे दी। जैसे मैंने दूध निकाला और मैंने वो कंज़्यूमर को दे दिया, भैंस का दूध निकाल के मैंने कंज़्यूमर को दे दिया। ये होता है कि डायरेक्ट चैनल ज़ीरो लेवल। अब अगर मैं इसमें कोई रिटेलर रखूँगा बीच में कि हाँ भाई मैं दूध बनाऊँ, फिर वो मैं उस रिटेलर को दूँ, रिटेलर जाके उस कंज़्यूमर को देगा, तो जो इसका पैसा है वो भी मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा। ये कंज़्यूमर को सेम रेट में तो देगा नहीं, अगर ये सेम रेट में दे देगा तो इसका फ़ायदा क्या है काम करने का? इसलिए अपना जो भी मार्जिन वगैरह जोड़ेगा उससे बचने के लिए मैं अपना ज़ीरो लेवल चूज़ करूँगा। बट वहीं अगर मेरे पे ये आ जाता है कि मैं पैकेट का दूध सेल कर रहा हूँ और मेरे को मैन्युफैक्चरर में जैसे मैंने पूरा मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमूल की कंपनी चला रहा हूँ और मैं उसके लिए रिटेलर को पकड़ूँगा कि भाई मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, आप मेरे से थोक में सामान लो और आप कंज़्यूमर को दो अपना जो भी आपका, जैसे आप मेरे से 100 पैकेट खरीद रहे हो, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दे दूँगा। हाँ भाई, मैंने आपको इतने डिस्काउंट में ये सारी थैली दूध की दे दी। अब आप जो आगे दोगे वो आप एमआरपी के अकॉर्डिंग दोगे, जाके आपको पता होगा कि आप जो दूध आता है वो ₹36 का आता है। उसी का ये एग्ज़ाम्पल है कि मैंने मैन्युफैक्चरर को रिटेलर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने वो चीज़ रिटेलर को दे दी, रिटेलर ने जाके कंज़्यूमर को दे दी, सिंपल। अब आता है कि ये सबसे कॉमन है। अब इसके अलावा होता है कि मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, टू लेवल चैनल यूज़ करा। टू लेवल चैनल में क्या करता है, मैन्युफैक्चरर थोक में सामान देना चाहता है, बट अब रिटेलर तो यार थोक में खरीदेगा नहीं, क्योंकि रिटेलर ने अगर थोक में खरीद लिया और कंज़्यूमर ने उससे नहीं खरीदा, तो इसमें लॉस किसका है? लॉस है इसमें रिटेलर का। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो अपना थोक में खरीदता है उससे कौन? होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, अलग-अलग रिटेलर स्टोर पे, अलग-अलग शॉप पे थोक में, मतलब इतना थोक में नहीं, जितना उसने थोक में खरीदा है, उसका 50 25 25 25 25% करके रिटेलर को देता है। अब रिटेलर का क्या काम है? कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाना है। इसे कहते हैं टू लेवल चैनल। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हमारा लास्ट है थ्री लेवल चैनल। इसे ज़्यादातर कंपनियाँ यूज़ करती हैं, जैसे अपनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हो गई अपने, मतलब जैसे एसी वगैरह की हो जाती है ना, एसी वगैरह में क्या करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसमें, एजेंट। बस इसमें एक एजेंट ऐड हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ बनाई, उसने एजेंट को पकड़ा, हाँ भाई एजेंट तू मेरे को होलसेलर दे, या तू होलसेलर से बात कर, उसे मेरा थोक में सामान दे, और वो रिटेलर को देगा, रिटेलर जाके कंज्यूमर को देगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब हम आ जाते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग चैनल सिलेक्शन, कि इसमें कौन-कौन से चैनल से अफेक्ट करते हैं। अभी सबसे जो बेस्ट वो है इसका प्रोडक्ट का नेचर। पेरिशेबल तो नहीं है, जल्दी खराब होने वाला। जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, तो डायरेक्ट छोटा चैनल चाहिए। अगर ड्यूरेबल है तो बड़ा चैनल चलेगा। प्रोडक्ट का प्राइस अगर बहुत महंगा है, ज्वेलरी या कार, डायरेक्ट या शॉर्ट चैनल से बेच सकते हैं। मार्केट का साइज क्या है, अगर कस्टमर पूरे देश में फैले हैं तो बड़ा चैनल टू लेवल या थ्री लेवल चाहिए होगा। अब छोटे से कंज्यूमर है तो उनके लिए क्या ही आप वो करोगे टू लेवल थ्री लेवल, अगर वो बड़े लार्ज उसमें है तो ही तो आप वो करोगे, थ्री लेवल टू लेवल चूज करोगे। एग्जाम्पल है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे यूर का फॉर्ब्स डोर टू डोर सेल करते हैं, कंपनी की वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। पेप्सी और कैडेबर चॉकलेट लोकल शॉप को देते हैं, फिर खरीदना फैक्ट्री होलसेलर को देती है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर से आप लेके 5 रुपए की मतलब चॉकलेट खा लेते हो। ये इसका एग्जाम्पल हो गया भाई। बस अब 5 हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंज्यूमर बिहेवियर। एक सेकेंड। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एक कंज्यूमर की कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसके जो मतलब बिहेवियर होता है कि हाँ भाई, मैं अगर कोई, जैसा अब मेरे को, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को नीड फील हो रही है कि मेरे पास कैमरा होना चाहिए, मतलब मेरे कैमरा नहीं, मेरे पास एक प्रॉपर माइक होना चाहिए जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैंने क्या करा, नीड को रिकॉग्नाइज करा। पहले कस्टमर को ज़रूरत महसूस होती है, जैसे मेरे को हुई कि मेरे को कैमरा चाहिए, जैसे मेरा फ़ोन खराब हो गया, मैंने यहाँ पे कैमरा ले लिया, तो मुझे नया चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया, अब मैं नेक्स्ट होगा कि मैं इन्फॉर्मेशन सर्च करूँगा कि मार्केट में ऑप्शन कौन-कौन से अवेलेबल हैं। अपने दोस्तों से पूछूँगा जो ऑलरेडी वीडियो शूट कर रहे हैं कि भाई यार, ऑनलाइन रिव्यूज़ देख लूँगा कि भाई कौन-सा कैमरा लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए, बकवास कौन-सा है, अच्छा कौन-सा है, ये सब इनसे पूछ लूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इवैल्यूएशन करूँगा अल्टरनेट का, कि मैं ब्रांड को एनालाइज़ करूँगा, जैसे मैंने ये ब्रांड ली, ये वाली ब्रांड ली। अब मैं दोनों का प्राइस मैं देख रहा हूँ कि इसका ज़्यादा है, इसका कम है, किसका ज़्यादा है, किसका कम है। ये सब चीज़ देखने के बाद मैं अपना परचेज़ डिसीज़न बना लूँगा कि हाँ भाई, मेरे को खरीदना ही है आर-चपार। मैंने क्या करा, परचेज़ डिसीज़न बना लिया। परचेज़ डिसीज़न बनाने के बाद, सब देखने के बाद फाइनल डील कर ली कि हाँ भाई, प्रोडक्ट खरीद लिया। अब उसके बाद क्या होगा, मैं यूज़ करूँगा पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। अब या तो मेरे को उससे सैटिस्फैक्शन होगी, सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है, तो या तो मेरे को उससे सैटिस्फैक्शन होगी, या मेरे को क्या होगी, उससे डिससैटिस्फैक्शन। ये चीज़ें हैं जो मेरे को
प्रोडक्ट खरीदने के बाद होंगी, या तो मेरे को सैटिस्फैक्शन होगी या मेरे को डिससैटिस्फैक्शन होगी। ये पूरा कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि मैंने कोई चीज़ नीड की, मैंने रिकॉग्नाइज़ की और उसे खरीद लिया। अब मेरे को सैटिस्फैक्शन होगी या डिससैटिस्फैक्शन होगी। इसी चीज़ को हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, पोस्ट पर सॉरी फैक्टर इन्फ्लुएंस। ये बहुत इजी टॉपिक है, ये तो आप बच्चा जानता है कि आपके फैक्टर कौन-कौन से आपको अफेक्ट करते हैं। कल्चरल, भाई कल्चरल में क्या हो गया कि उसका कल्चर क्या है, रिलीजन और उसकी फैमिली के संस्कार, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सोशल फैक्टर के अंदर आ जाते हैं आपकी दोस्त, ऑफिस कलीग, सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा अगर मैं आईफ़ोन लूँगा तो। पर्सनल फैक्टर, भाई मेरी एज क्या है, अब मैं अगर 18 साल का हूँ तो मैं एक कार लेके क्या करूँगा? ऑल्दो आज के टाइम में बंदे ले रहे हैं, बट मैं 18 साल का हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं कार लेके क्या करूँगा? इनकम लेवल, वही मेरी इनकम ही 20,000 है और मैं सपने देख रहा हूँ जैगुआर के, स्कॉर्पियो के, रोल्स रॉयस लेने के, तो बेकार है ना। उसका ऑक्यूपेशन, जैसे एक स्टूडेंट, एक मैनेजर की पसंद अलग होती है। अब एक जो स्टूडेंट है और एक मैनेजर है, मैनेजर को 70 चीज़ें चाहिए, अपना फ़ोन चाहिए, फ़ोन अपग्रेड करेगा, रहने के लिए घर चाहिए, काम कहीं जाने के लिए गाड़ी चाहिए। स्टूडेंट को क्या चाहिए? इनमें से कुछ नहीं चाहिए। स्टूडेंट को क्या करना है? उसको उठना है, पढ़ाई करनी है और सो जाना है। उससे मतलब बहुत अलग हो जाती हैं। एक मैनेजर की जितनी भी नीड होंगी, उसे अपने घर चलाना है मैनेजर को। स्टूडेंट का घर ऑलरेडी चल रहा है, उसे बस जाके खाना खाना है, अपने घर मिल रहा है, खाना बना-बनाया। यही होता है। अब हम चलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की तरफ। मोटिवेशन क्या है प्रोडक्ट को लेकर, उसकी सोच क्या है, मेरा परसेप्शन क्या है, पुराना एक्सपीरियंस क्या है, लर्निंग क्या है। अब जैसे मैंने सैमसंग का कोई फ़ोन खरीदा, बट मेरी उससे एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, वर्स्ट था कति। ना उसकी बैटरी अच्छी है, ना उसका कैमरा अच्छा है, तो मैं क्या करूँगा, आईफ़ोन की तरफ स्विच करूँगा। बट यहीं पे अगर मेरे को या सैमसंग ये सब चीज़ें अच्छी मिली होती, तो मैं नेक्स्ट जो फ़ोन लेता, सैमसंग का अपग्रेड लेता, जैसे S23 अल्ट्रा लेता या फिर इनमें से कोई सा लेता। मैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ स्विच नहीं करता, बट मेरा एक्सपीरियंस ही खराब है, मेरा परसेप्शन ही बना हुआ है कि नहीं, मेरे को तो आईफ़ोन ही चाहिए। तो फिर तो मैं आईफ़ोन ही लेता, है ना? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन और डिजिटल मीडियम जैसे सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, इन सब का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की, ब्रांड की मार्केटिंग करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसकी आपने बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, जगह-जगह पोस्टर लगाए, जगह-जगह उसकी ब्रांडिंग की, प्रमोशन कराया, फ्रीबीज़ पे मतलब पैसा बाँटा बहुत सारा, मतलब उसकी प्रमोशन पे, एडवर्टाइज़मेंट पे, उसी को आप डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। बस इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ पढ़ के जानी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से लिख के आ सकते हैं। एडवांटेज की क्या होते हैं? ग्लोबल रीच। घर बैठे-बैठे आपका पूरी दुनिया के कस्टमर को तक पहुँच सकते हैं, कि जब मैं घर बैठे-बैठे कोई रील डालता हूँ, तो उसे ह दुनिया के हर कोने से लोग देखेंगे। जापान से भी, साउथ कोरिया से भी, चाइना से भी, इंडोनेशिया से भी, रशिया से भी, हर जगह से उसे लोग देखेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, ये ट्रेडिशनल पेपर ऐड और मतलब जैसे आपको पता होगा, टीवी वगैरह अब लोग बहुत कम देखते हैं। जो टीवी देख रहा है वो खाली है, एक तरह से फ्री बैठा टीवी देख रहा, बट वहीं पे एक तरह से आप देखोगे तो फ़ोन आज के टाइम पे बहुत लोग देखते हैं, वो सस्ता भी है। आप अगर टीवी पे वही ऐड चलाओगे, तो उसके आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे। बट वहीं वो ऐड आप चला सकते हो अपने टेलीग्राम पे, फ़ेसबुक पे, मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपए, मतलब मुश्किल से देके अपने पूरे महीने की या हफ्ते की, जैसे भी आपको चलानी है बजट के अकॉर्डिंग। मेज़रेबल रिज़ल्ट, आप रिज़ल्ट मेज़र कर सकते हो कि हाँ भाई, मैंने ऐड लगाई थी। ऐड लगाने के बाद इतने लोगों ने ऐड पे क्लिक करा है, इतने लोगों ने वेबसाइट ओपन की है, इतने लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो करा है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से मेज़र कर सकते हो। ये होता है आपका एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है? एक ही बात है, ठीक है? अब उसके बाद क्या आता है आपके नुकसान। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं, तो उसके नुकसान भी हैं। और उसके नुकसान क्या-क्या हैं? नुकसान पढ़ेंगे हम। लिमिटेशन, लिमिटेशन है हाई कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इसमें। इंटरनेट पर आपने देखा होगा, बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स कंपनी हैं, इसलिए स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक डिपेंडेंसी है, अगर इंटरनेट डाउन हो जाए या सर्वर आपका क्रैश हो जाए, वेबसाइट आपकी क्रैश हो जाए, तो कैंपेन चलता-चलता रुक जाता है। प्राइवेसी, इसमें आपका डाटा थेफ्ट होने की, नेगेटिव पब्लिक कमेंट, आप किसी कमेंट से ही दुखी होके बैठ गए, यार उसने ऐसा बोल दिया, तो भी इसके आपका इसकी जर्नी पे आपका असर पड़ जाएगा। ये होता है आपका प्राइवेसी इशू। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। टूल क्या-क्या है मेरे पास? अब मैंने बता दिया आपको कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है। अब हम पढ़ते हैं इसके फिर टूल क्या-क्या है। एसईओ, पीपीसी, एसएमएम, ईमेल मार्केटिंग। इनमें से सबसे मेरे को जो बेस्ट लगता है वो एसएमएम है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च में टॉप पर लाने के लिए, अब जैसे आप टाइप करोगे ना वहाँ पे कि मान लो आपकी वेबसाइट का नाम है स्टडीस्मार्टकॉमर्स.com, तो वहाँ पे जैसे आप लिखोगे ना, STUDY
UDY। अगर मैंने यहाँ पे पैसा फूका होगा एसईओ में, तो आपका जो नीचे सर्च बार में studysmartcommerce.com पहले ही लिखा जाएगा टॉप पे। जितने भी और वेबसाइट होंगे ना स्टडी नाम से, वो नहीं दिखाएगा, वो आप मेरी दिखाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, एसईओ पे पैसा फूका हुआ है। इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा पीपीसी, पे पर क्लिक। गूगल पर पेड ऐड चलाना, जहाँ पर क्लिक पे पैसा मिलता है, क्लिक बेट होती है। फेसबुक पे चलाना, गूगल पे चलाना, यूट्यूब पे चलाना, ये सब होती हैं। एसएमएम क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे भी रील्स बनाकर प्रमोट करना। बड़े बड़े क्रिएटर से रील बनवाना जिनकी आवाज अच्छी है, फीमेल से रील बनाना, क्योंकि कंटेंट मतलब एक तरह से किसी, आप अगर किसी मेल एक्टर से आप रील बनवा के अपलोड करोगे, तो उसे लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते देखना, जितना फीमेल एक्टर की रील को देखना प्रेफर करते हैं। ये एसएमएम का एक तरह से आप कह सकते हो कि नेगेटिव में ही, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी वो है। तो इसलिए आप कोई भी चूज कर सकते हो। किसी क्रिएटर से आपने रील बनवा ली, कैरी मिनाटी से बनवा ली, भुवन बाम से बनवा ली, अर्चना गौतम से बनवा ली, किसी से भी आपने रील बनवाई और आपने अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, तो आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, जितना आप सोच नहीं सकते। कि इनके व्यूज ऐसे जाते हैं लाखों, मिलियन में, करोड़ में, ऐसे इनके व्यूज जाते हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ईमेल मार्केटिंग को मैं इतना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप खुद ही अपनी कितनी ईमेल खोल के देखते हो। जैसे आपने ईमेल मार्केटिंग करवाई, तो आपकी फोन पे जितनी ईमेल आती है, अब मेरे हिसाब से तो आप नहीं ही देखते होगे, क्योंकि कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो खाली कि वो अपनी ईमेल देखे कि किस किस की ईमेल आ रखी है। मेरे को खुद आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको चेक कर रहा हूँ क्या। आप अगर मेरे को नोटिफिकेशन में दिखा, देखो, ईमेल गूगल नोटिफिकेशन, मैंने गूगल की 354 पे आई थी, मैंने यही नहीं ओपन की है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट के आइडिया को सोचने से लेकर उसके फैक्ट्री में बनकर मार्केट में कमर्शलाइज होना तक के प्रोसेस को न्यू डेवलपमेंट कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इसके स्टेप क्या क्या होते हैं? स्टेप इन एनडीपी, आइडिया जनरेट होगा, आइडिया स्क्रीन होगा, कंसेप्ट टेस्टिंग होगी, मार्केट स्ट्रेटेजी होगी, बिजनेस एनालाइज होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, टेस्ट मार्केटिंग होगी, फिर प्रोडक्ट कमर्शियलाइज हो जाएगा, मतलब मार्केट में चलने लगेगा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज है, मतलब आपको तुरंत समझ आ जाएगा। आइडिया जनरेशन मतलब नए नए आइडिया सोचना, कस्टमर, एम्प्लॉय या कॉम्पिटिटर के को देखते हुए सस्ते और बेकार आइडिया को निकाल देना और सिर्फ बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट कर लेना। उस आइडिया का एक पेपर प्लान बनाना और कस्टमर से फीडबैक लेना कि क्या वो इसे खरीदेंगे, क्या वो कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। प्लान बनाने का प्राइस क्या होगा, ऐड कैसे चलेंगी, सेल्स टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट और कॉस्ट का कैलकुलेशन करना कि क्या इसमें फायदा है, नुकसान है, ग्राउंड पे है या नहीं है। लैब या फैक्ट्री में एक्चुअल रियल प्रोडक्ट प्रोटोटाइप सैंपल बनाकर टेस्ट करना। पहले एक छोटा शहर या एरिया में टेस्ट लॉन्च करना कि हाँ भाई फ्री में, आपने जैसा अभी आपने देखा डोमिनोज ने 6 in 1 का पिज्जा लॉन्च किया है, जो 6 टेस्ट देता है, और उन्होंने बहुत सारे फ्री कस्टमर को बुलाया, उनको टेस्ट कराया, उनसे पूछा कि भाई कैसा लग रहा है। फिर से रिस्पॉन्स अच्छा है तो आप इसे कमर्शियलाइज कर दो, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो ड्रॉप करके कोई अच्छा सा आइडिया उठाओ और फिर प्रोडक्ट रिपीट करो। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक स्कूटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर का एग्जांपल इसका ऐसे है कि जब इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुए थे, तो पहले आइडिया देखा गया था कि, मतलब पहले आइडिया आया, मतलब बंदे को आइडिया आया, फिर उसने चेक किया कि हाँ भाई ठीक है। फिर डिज़ाइन बनाया, फिर उसने कॉस्ट निकाली, फिर सैंपल बनाया स्कूटर का कि हाँ भाई एक शहर में लॉन्च करता हूँ कि बंदे खरीदेंगे या नहीं। फिर उसने देखा कि हाँ भाई लोग तो बहुत खरीद रहे हैं, तो उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इसी को कहते हैं कमर्शियलाइज़ कर देना। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 9, प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी प्राइस सेट करना। अब भाई आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसे प्राइस के बिना तो आप सेल करोगे नहीं, अब फ्री में तो आप दोगे नहीं, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। तो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइस क्यों सेट करते हैं हम? प्राइस को सेट करने की सबसे बड़ी वजह होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। कंपनी का टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, इसीलिए वो प्राइस सेट करती है एक अच्छा सा, जो मतलब देख दाख के कि हाँ भाई मार्केट बंदे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अगला होता है मार्केट शेयर लीडरशिप, सस्ता प्राइस रखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पर हमारा कब्जा हो जाए। जैसे जियो ने किया था, पहले फ्री में दिया और अब उसके रिचार्ज के जो प्राइस है वो एयरटेल से मैच करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, बहुत हाई प्राइस रखना ताकि प्रोडक्ट प्रीमियम और लग्जरी लगे, जैसे एप्पल या रोलेक्स करते हैं। सर्वाइवल, जब मुश्किल टाइम हो या बहुत कंपटीशन हो, तो सिर्फ टिकने के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस रखना, ये भी होता है। अब मेथड क्या है? आपने बात कर ली कि प्राइस क्यों रखना चाहिए, अब बात करते हैं प्राइस को फिक्स कैसे करें। क्या क्या फैक्टर होते हैं जिससे हम प्राइस फिक्स कर सकते हैं? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट निकालते हैं और उसमें अपने फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर्मूला इसका होता है टोटल कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट मेकअप इज इक्वल्स टू प्राइस। ये आप अगर फॉर्मूला लिख के आओगे तो पक्का इस पे आपको 2 से 1 नंबर वो ऐसे ही दे देगा कि हाँ भाई बंदा है, और फॉर्मूला भी लिखे गया है। नेक्स्ट होता है कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसमें कॉस्ट नहीं देखते यार, बल्कि ये देखते हैं कि कस्टमर की नज़र में इस प्रोडक्ट की इज्जत कितनी है, वैल्यू क्या है, कस्टमर कितना दे सकता है, मतलब उस हिसाब से प्राइस रखते हैं इसमें। जैसे मूवी थिएटर में आपने देखा होगा पॉपकॉर्न वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अगला है कंपटीशन बेस्ड। इसमें अपने कॉम्पिटिटर जैसे राइवल जो होते हैं आपके कंपटीशन में, उनका प्राइस देखते हैं कि जो प्राइस उनका है लगभग वही या उससे थोड़ा सा कम ज्यादा करके अपने प्राइस को फ्लक्चुएट करके उतना ही रख दो। क्योंकि आपका अगर कस्टमर मतलब आपके क्या नाम है, आपके कॉम्पिटिटर का ही प्राइस आपसे लो है और आपका उससे हाई है, तो प्रोडक्ट आपका क्यों बिकेगा, आप उसी का बिकेगा ना, क्योंकि उसका लाइफ प्राइस लो है। आप क्योंकि प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंज्यूमर को अफेक्ट करता है, क्योंकि जिनका भी लो इनकम ग्रुप है वो हमेशा यही सोचते हैं कि यार 2 रुपए यहाँ से बच जाए, 5 रुपए यहाँ से बच जाए, इसलिए वो लो प्रोडक्ट की तरफ स्विच करते हैं मेरे हिसाब में। बाकी आपको अगर ये ना ठीक लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला है शॉर्ट नोट। मैंने आपको क्या करा है कि 5 शॉर्ट नोट टॉपिक दिए हैं जो आप बहुत ही अच्छे से अगर तैयार करके जाओगे तो आप इनमें से आप देखोगे कि हाँ, आपके सच में क्वेश्चन फँस रहे हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। रूरल मार्केटिंग, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये इंटरनेट और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का ज़रिए प्रोडक्ट प्रमोट करने का मॉडर्न तरीका है। इसमें इंस्टाग्राम एड्स, गूगल सर्च इंजन, ईमेल का यूज़ होता है, सस्ता होता है थोड़ा-सा और डायरेक्ट असर दिखाता है, और लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो आप कि हाँ भाई इतने बंदों ने मेरा वेबसाइट खोली है, इतनों ने विज़िट किया है, इतनों ने बैक कर दिया है ये खोलते ही, ये सब कुछ आप एनालाइज़ कर सकते हो। रूरल मार्केटिंग क्या होता है गाँव में। गाँव के कस्टमर को टारगेट करके मार्केटिंग करना रूरल मार्केटिंग में। गाँव में लोग जो होते हैं सस्ता और मजबूत प्रोडक्ट पसंद करते हैं। इसमें 4 एएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबिलिटी जैसे सस्ते, छोटे पैक और अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी। आप ये 4 मतलब 4 एएस बहुत अच्छे से लर्न कर लो मेरे हिसाब से, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी। ये चीज़ें ही हैं जो एक रूरल बंदा देखता है कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट टिकाऊ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और लॉन्ग टर्म में चले। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैंने आज खरीदा और कल खराब हो जाए। लॉन्ग जो भी रूरल के बंदे होते हैं वो इस चीज़ मतलब एक तरह से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी भी और एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस भी, ये सब चीज़ें मैं इतना वो नहीं कहूँगा, बस वो देखते हैं कि टिकाऊ होना चाहिए। अगर आप गाँव में कोई भी चीज़ ले रहे हो तो आप देखोगे हाँ भाई ये आगे तक सूखते हुए हमें, जैसे आज हमने चीज़ ले ली और आगे तक मतलब हमको सूखते हुए, इस टाइप में होता है। अगला होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या होता है किसी प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम देना, उसका लोगो, उसका डिज़ाइन, उसका साइन। जैसे आपने देखा होगा कि रॉयल स्टैग का जो साइन है, वो मतलब एक अलग ही रॉयल, मतलब एक अलग ही उसमें है रॉयल स्टैग का भी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी होती है ब्रांडिंग। जैसे मतलब अलग से ही पता लग जाए कि हाँ भाई, जैसे रेड बुल का भी देखा होगा आपने, उसी को कहते हैं ब्रांडिंग। किसी प्रोडक्ट का एक स्पेशल नाम, लोगो, डिज़ाइन डिज़ाइन देना ताकि वो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखे, और उसे ब्रांडिंग कहते हैं। जैसे नीचे जैसे नाइक का टिक हो गया, एप्पल का साइन हो गया, ये तो थोड़ा-सा वो है ना। अरे यार! एप्पल क्या बना रहा हूँ मैं। ये एप्पल हो गया, नाइक का साइन देख के आप बता दो कि हाँ भाई नाइक का साइन है, एएक्स हो गया अरमानी एक्सचेंज का, तो इसे कहते हैं ब्रांडिंग। अच्छी ब्रांडिंग से मार्केट में ट्रस्ट बनता है और कस्टमर लॉयल हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही अच्छे से। ये रिपीट हो गया, ये एक प्रोडक्ट के लिए एक लाइफ की कहानी होती है जो 4 स्टेज में गुजरती है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। एडवर्टाइज़मेंट, एडवर्टाइज़मेंट भी ज़्यादा कुछ नहीं है एडवर्टाइज़मेंट के अंदर, ये एक पेड और नॉन पर्सनल तरीका है जिससे आपकी कंपनी मास ऑडियंस गेन करती है। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है उन्हें, कमर्शियलाइज़, न्यूज़पेपर ऐड, डिजिटल बैनर, मतलब बहुत सारे तरीके हैं एडवर्टाइज़मेंट के, तो मैं कहूँगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो मैंने क्या किया है इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनमें से आपको 110% 10 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको ईज़िली अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएँगे, और आपको अटेम्प्ट बस 5 करने हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।